ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं जनरल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल का तो ये कोर सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है इसको हम डिफाइन करते हैं डीसी करंट के टर्म में। अब डीसी करंट के टर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। देखिए उसके लिए क्या होता है, डीसी करंट के टर्म में डिफाइन करने के लिए हम एक सर्किट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये है सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ से सप्लाई दी जा रही है इसमें, और ये करंट फ्लो हो रहा है, आई, वहाँ पे रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम एक निश्चित टाइम के लिए, जैसे 5 सेकेंड के लिए, इस सर्किट से 5 एम्पेयर की करंट फ्लो करवाते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा जो हीट जनरेट होगा, वही हीट जब यहाँ पर हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जब यहाँ पे क्या करेंगे, एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, उतने ही टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए उतनी ही हीट जनरेट होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहलाएगी अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू। एक बार फिर से समझिए, जो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू है वो डीसी के वैल्यू के बराबर होती है। विद इन द सेम टाइम में जितना हम डीसी सप्लाई दे करके इस सर्किट में हीट जनरेट कर रहे हैं, उतनी ही सप्लाई उतने ही टाइम तक जो हम देंगे, तो इसमें जो हीट जनरेट होनी चाहिए सेम होगी। तो इस प्रकार की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू कहलाएगी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनीशन दिया हुआ है, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दैट स्टडी करंट which when flowing through a given circuit for a given time produces the same heat as produced by the alternating current when flowing through the same circuit for the same time। ये कि आरएमएस जो वैल्यू है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन यदि देता है तो उसमें हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। यदि मैक्सिमम वैल्यू दे दिया है तो आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू दे दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। साइनोसॉइडल वेव के लिए यहाँ पे हमें देखना है, ये कई प्रकार से निकाला जाता है। सबसे स्टैंडर्ड मेथड जो होता है एनालिटिकल मेथड होता है, तो इसी का यूज किया जाएगा। और इसमें जो होता है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे इंटीग्रेशन ही यूज किया जाएगा क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, जिसके कारण इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी उस फार्मूले में रख करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है साइनोसॉइडल वेव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग जो करंट है वहाँ पे साइनोसॉइडल वेव इसलिए कंसीडर किया जाता है। इसका रीज़न होता है कि जो कॉइल होती है वो 360 डिग्री मूव करती है। ठीक, तो यहाँ से जनरेट होता है साइनोसॉइडल वेव, जनरेशन ही साइनोसॉइडल वेव पे होता है। इसलिए जो इक्वेशन होगा हमारा, वो इक्वेशन होगा आई इक्वल टू आई अब साइन थीटा। ये पिछले वीडियो में बताया गया है। तो ये जो आई है, या फिर वी की वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक, वी भी ले सकते हैं या आई भी ले सकते हैं, कोई एक कंसिडर करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक हम साइनोसॉइडल वेव के लिए इसकी आरएमएस वैल्यू कंसीडर करते हैं। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होगी वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड आउट की जाती है। क्लियर, कंप्लीट साइकिल में हम पॉजिटिव
डायरेक्शन को ही यहाँ पे लेते हैं और इसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं और फिर रूट निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए लिमिट क्या बनेगी, 0 से लेके 360 डिग्री, 0 से 2 पाई तक बनेगी। और चूंकि हम इसका निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट का आरएमएस मान, तो आरएमएस मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 0 से 2 पाई तक लिमिट रहेगी आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर इसलिए लेंगे क्योंकि इसका रूट निकालना है डी थीटा बाई, ये जो डी थीटा है एंगुलर मोशन होता है, और बटा में 2 पाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं ला करके आई की क्या वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है वो आई एम साइन थीटा के बराबर होता है। तो आई की वैल्यू ये पुट करेंगे हम इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की जो होगी आई इक्वल टू अंडर रूट लेंगे इसका 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे चूँकि आई स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम का स्क्वायर, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, आई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको जब हम बाहर लेंगे, कैसे बाहर लेंगे, बाहर लेने के लिए आपको होना चाहिए यहाँ पे ये 2 पाई जो है ये होना चाहिए कितना, 4 पाई। ठीक, तो अभी हम बाहर नहीं ले पाएंगे, तो अब क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो होता नहीं है डायरेक्टली इंटीग्रेशन, तो इसको हम चेंज करेंगे कॉस के टर्म में। कॉस के टर्म में कैसे चेंज करते हैं उसको देखिए, कॉस के टर्म में चेंज करते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई होल का 2। ठीक, ये वैल्यू पुट करेंगे किसकी जगह पे, आई एम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करेंगे, आई एम बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाहर कॉमन लेने के बाद में अब जो 2 वैल्यू नीचे आई वो गुणा हो जाएगा यहाँ पे आके, तो 4 पाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये 4 पाई हो जाएगा। अब जब 4 पाई हो जाएगा ये, तो उस केस में क्या होगा, जब हम बाहर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट पुट करेंगे। फाइनली जब लिमिट पुट करेंगे तो पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी आई इक्वल टू आई एम बाई 2। ये आई जो है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट या ताक्षणिक करंट, या वोल्टेज के टर्म में भी हो सकता है। ये जो इक्वेशन है ये करंट के लिए है, आई इक्वल टू आई एम बाई रूट 2। अब आरएमएस वोल्टेज आपको बताना है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2 आप बता सकते हो, या फिर इसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आप याद कर लो, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज इक्वल टू 0.707 इंटू आई मैक्स या फिर वी मैक्स। ये फ़ायदा होता है कैलकुलेशन को आसान करने में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि यह वैल्यू वह वैल्यू होती है जो डीसी सप्लाई किसी सर्किट में देने पर जितना चार्ज जनरेट करेगी, ठीक है, उतना ही चार्ज एसी सप्लाई देने पे जो जनरेट होगा, तो ये वैल्यू कहलाएगी एवरेज वैल्यू। ठीक, इसको हम कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए इसका स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करेंगे जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको हाफ साइकिल के लिए निकालना होगा और आरएमएस वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड आउट करनी होती है।
तो यहाँ पे जो लिमिट बनेगी 0 से पाई तक बनेगी, और जो आई एवरेज है ये होगा 0 टू पाई आई इंटू डी थीटा बाई कहाँ से कहाँ तक है। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल में बता ही देता हूँ आपको। ये साइनोसॉइडल वेव है 0 से पाई और यहाँ पे 2 पाई तक। क्लियर। अब ये हम वैल्यू निकालते क्या, एवरेज कैसे निकालते, किसी भी नंबर का एवरेज निकालने के लिए टोटल कितनी संख्या है उसका योगफल बटा में नंबर ऑफ कितने डिजिट हैं वहाँ पे कितना संख्या है वो। उसी तरह से हम जब 0 से पाई तक चलेंगे तो यहाँ पे 0 से पाई तक गए तो मतलब पाई में से 0 माइनस कर लेंगे, टोटल जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला एवरेज इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ पे करंट कितना है आई है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी क्षण पे मैक्सिमम करंट आई है। ठीक। तो उस केस में वो कोई भी साइनोसॉइडल वेव मैक्सिमम कितना प्राप्त कर रही है बटा में उसका बेस कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो बेस है ये कितना है। यहाँ पे हो सकता है साइनोसॉइडल वेव ना हो, ट्रायंगुलर वेव हो, स्क्वायर वेव हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं कि उसका कितना हाइट है और बेस कितना है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी की गई है। अब आई इंटू डी थीटा बाई पाई माइनस 0 ये रखेंगे तो एवरेज वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब तो एवरेज वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगी हमारी आई ए वी इक्वल टू, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं, आपको पढ़ाया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो लंबा होगा इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं करके नहीं बता रहा हूँ। तो आई की जो वैल्यू है आई एवरेज इक्वल टू वो आती है 2IM बटा में पाई। ये वोल्टेज के लिए भी होगा, वोल्टेज के टर्म में आपको लिखना होगा तो आप क्या करोगे वी ए वी इक्वल टू 2VM डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है। तो वो करंट के लिए भी होगा वोल्टेज के लिए भी, दोनों के लिए सेम होता है। अब इसको आपको याद ये करना है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हम सब हटा करके डायरेक्टली लिख लेते हैं कि आई ए वी या फिर वी ए वी इक्वल टू 0.637 इंटू आई एम या वी एम। ये कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जो एवरेज वैल्यू है, कोई भी जब हम वैल्यू एवरेज निकालते हैं तो वो वैल्यू कम आती है हमेशा। आरएमएस वैल्यू को हम इफ़ेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, ये वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से ज़्यादा आती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आती है बात फॉर्म फैक्टर की। तो फॉर्म फैक्टर क्या है, ये आवश्यक क्यों है और इससे हम क्या डिसाइड करते हैं। देखिए फॉर्म फैक्टर की सहायता से हम डिसाइड करते हैं कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कैसे करनी है और उसमें कितना टर्न लगेगा, कितना वोल्टेज सप्लाई से 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV, ये लगभग 11 के मल्टीपल में होते हैं। तो ये इसी की देन होती है फॉर्म फैक्टर की। अब ये होता क्या है, तो ये फॉर्म फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे। फॉर्म फैक्टर जो होगा वो होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी या फिर डीसी। तो डीसी में आरएमएस वैल्यू बराबर होती है मैक्सिमम वैल्यू के, आईएम के बराबर होती है, तो वही रहेगी। तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के अनुपात को हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है 0.707 आईएम होता है और एवरेज वैल्यू 0.637 आईएम होता है। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.11। ये साइनोसॉइडल वेव के लिए होता है। आप ट्रायंगुलर वेव के लिए अलग आता है, स्क्वायर वेव के लिए अलग आता है,
रेगुलर ट्रेंगुलर वेव के लिए अलग आता है। तो जो वेव शेप होगा उसके अनुसार इसकी वैल्यू चेंज होगी, उसकी अनुसार ही पीक फैक्टर की भी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब यहाँ से यदि आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है, फॉर्म फैक्टर दिया है और एवरेज वैल्यू दिया है, तब भी निकाल सकते हैं। इन तीनों में से दो की वैल्यू दी गई है तो अगली वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब पीक फैक्टर को एम्पलीट्यूड फैक्टर बोलते हैं, क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, इसके ढेर सारे नाम हैं। तो इसमें से आपको एक याद कर लेना है और दो सप्लीमेंट के रूप में अपने दिमाग में सेट कर लेना है। तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि एम्पलीट्यूड फैक्टर बोलते हैं या फिर इसको पीक फैक्टर बोलते हैं। पीक फैक्टर मतलब मैक्सिमम, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो के ए होता है या फिर के पी होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। पीक फैक्टर मैक्सिमम ऊपर रहेगा, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू, वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू बटा में आरएमएस वैल्यू। तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे क्रिस्ट फैक्टर किसे बोलते हैं, तो बताओगे कि मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के अनुपात को हम बोलते हैं क्रिस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर या फिर एम्पलीट्यूड फैक्टर। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.414। ये कैसे आता है, इसका रीज़न है अभी आप यहाँ पे क्या सीखे, आपको बताया गया कि मैक्सिमम वैल्यू आई एम हो गया मैक्सिमम बटा में आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आई एम बाई रूट टू। अभी आई एम कट गया, ऊपर चला गया, तो अंडर रूट टू की वैल्यू 1.414 होगा। तो ये आ जाता है क्या, क्रिस्ट फैक्टर। ये करंट के लिए भी उतना ही होता है, वोल्टेज के लिए भी उतना ही होता है फॉर साइनसोइडल वेव। पार्टिकुलर वेव के लिए अलग अलग ये भी निकाला जाता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है क्रिस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर का। देखिए, पीक फैक्टर का यूज ऐसी जगह पे करते हैं जैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिजाइन की जाती हो। जैसे हमारा इंसुलेशन है, ठीक है, जो इंसुलेशन है वो उसके पास में डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम वोल्टेज पर डिजाइन किया जाता है। जैसे मैक्सिमम वोल्टेज ये है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम निगेटिव। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू है 10 वोल्ट की। तो कोई इंसुलेशन है वो 10 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है कि 10 वोल्ट तक वो झेल सकता है, उसके बाद वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी टूट जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा और उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, करंट वहाँ से लीकेज होने लगेगी। तो इस वैल्यू को हम उसी के अनुसार डिसाइड करते हैं। जो हमारा एम्पलीट्यूड फैक्टर होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हमें अगर डिज़ाइन करना है तो इसके आधार पर डिज़ाइन करेंगे, बिना इसके संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।